Hello, dear friend. You are welcome. How are you? I hope that you are fine. I am Shailesh sir as a faculty of physics. Today we will discuss 12th class physics. 12th क्लास की फिजिक्स हम आपसे डिस्कस करेंगे और 12th क्लास की फिजिक्स डिस्कस करने से पहले हम आपको बता दें कि 11th में आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं है। 11th का जितना भी आपके पास नॉलेज है वो सफिशियंट है, चाहे आपने आधा पढ़ाई किया या पूरा पढ़ाई किया, उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी नॉलेज आपके पास सफिशिएंट है, 12th को अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। 11th में जो भी कुछ छूट गया उससे कोई लेना देना नहीं है। 12th क्लास की फिजिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में टोटली डिस्कस किया गया इन अबाउट ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की जितनी प्रॉपर्टीज होती है वो फर्स्ट बुक में डिस्कस किया गया है। सही सुना आपने। तो चार्ज की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है जब उसका स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 3 पार्ट में फिर डिवाइड किया गया है। जैसे बोर्ड पे हम देखते हैं, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है? चार्ज के प्रॉपर्टी का स्टडी करते हैं एट रेस्ट कंडीशन। एंड मैग्नेटिज्म में क्या करते हैं? चार्ज के प्रॉपर्टी का स्टडी करते हैं जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मोशन में हो। कांस्टेंट वेलोसिटी की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, कांस्टेंट स्पीड की बात कर रहा हूँ। और जब चार्ज में एक्सेलरेशन आ जाता है, यानी चार्ज में जब एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन, तब हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी क्या बताना चाहते हैं? चार्ज जब रेस्ट में होती है तब वो कुछ प्रॉपर्टीज को शो करती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और चार्ज जब मोशन में आ जाती है कांस्टेंट स्पीड से तो वो कुछ और प्रॉपर्टीज को शो करना शुरू करती है, तो उसके स्टडी को बोलते हैं मैग्नेटिज्म। और चार्ज में जब एक्सेलरेशन आता है तो वो कुछ और प्रॉपर्टी को शो करती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये दोनों में डिफरेंस है। चार्ज रेस्ट में होगा तो कुछ प्रॉपर्टी को शो करेगा, चार्ज मोशन में आ जाएगा तो कुछ और प्रॉपर्टी को शो करेगा, चार्ज में जब एक्सेलरेशन आ जाएगा तो कुछ और प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो इस तरीके से अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से टोटली मैं चार्ज के बारे में स्टडी करता हूं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक, ओके। अब हम ये बात करना चाहेंगे कि चार्ज पर बेस्ड है 1 पार्ट फिजिक्स का, यानी बुक नंबर 1। तो फिर चार्ज के बारे में सोचा कैसे लोगों ने? एक्चुअल में क्या है, ग्रीक लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन मीन्स अंबर होता है। इलेक्ट्रॉन, सही सुना आपने, अंबर होता है। 2 एम्बर, एम्बर क्या होता है? स्टोन टाइप का मटेरियल होता है। एम्बर के 2 पीस को लिया गया, रब किया गया, इससे रब करने के बाद दोनों पीसेस को पास में लाया गया तो दोनों पीसेस में रिपल्सिव फोर्स आ गया। लोगों ने सोचा, न्यूटन ने तो बताया था कि 2 मासेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यहाँ तो दोनों में रिपल्शन आ गया। लोगों ने सोचा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी कोई फोर्स होती है, सोचने के लिए मजबूर हो गए लोग। उसके बाद देखा कि अगर अंबर का एक पीस रब करते हैं और उसको छोटे छोटे पार्टिकल या पीसेस ऑफ द पेपर के पास ले जाते हैं तो उनको अपनी तरफ पुल करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है। तब लोगों ने सोचा कि हाँ ये बात सही है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी कोई फोर्सेस होती हैं। इसको थोड़ा सा चार्ज को और क्लियर करने के लिए क्या किया कि ग्लास का रॉड लिया, ग्लास का रॉड और सिल्क क्लॉथ लिया और दोनों को रब कर दिया। रब करने के बाद जब दोनों को पास में ऐसे लाया गया तो देखा गया दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया। तो लोगों ने ये सोचा, लोगों ने ये कहा कि इन मटेरियल पर कोई ऐसी प्रॉपर्टी आती है जिससे फोर्स ऑफ रिपल्सन भी लगता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस चीज को लोगों ने चार्ज बोल दिया। क्या बोल दिया? चार्ज। उसके बाद जब ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को टच करा दिया और फिर पास पास में रखा गया
तो दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं। तब लोगों ने सोचा कि यहाँ पर न्यूट्रल हो गया चार्ज, यानी सिल्क को रब करने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर टच करा दिया, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, इसका मतलब कि एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया। मीन्स यानी जो चार्ज चीज़ थी, ठीक है, वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया। और इस तरीके से लोगों ने सोचा कि दो अंबर के बीच में रिपल्सन फोर्स, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब है कि एक तरीके का चार्ज नहीं हो सकता है, दो तरीके का चार्ज होगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस पर थोड़ा सा काम किया और उन्होंने नाम दिया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जैसा कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज मानते हैं और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का नामकरण हुआ और आगे इसको फिर स्टडी लोगों ने करना शुरू कर दिया। अब आते हैं हम मेन चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हेडिंग है, उसको हम समझते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सही सुना आपने। चार्ज रेस्ट में होता है तो कुछ प्रॉपर्टी को शो करता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके, इलेक्ट्रिक एनर्जी। चार्ज रेस्ट में है, कुछ प्रॉपर्टी को शो करता है, उस प्रॉपर्टी का जब स्टडी करते हैं तब इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, जैसा कि बोर्ड पे आप देखिए, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ अ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे यहाँ पे देखिए चार्ज है, रेस्ट में दो चार्जेज हैं, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, पोटेंशियल भी होगी, बहुत सारी चीज़ें होगी। जब चार्ज रेस्ट में होगा इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बहुत सिंपल है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद चार्ज की डिफिनीशन दी गई कि चार्ज को कैसे डिफाइन किया जाए। तो जैसा कि चार्ज के बारे में हमने आप लोगों को बताया, उसी कंसेप्ट का यूज करके चार्ज को डिफाइन किया गया। क्या करता है चार्ज? चार्ज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब होता है मैग्नेट की चीज़ें। तो चार्ज एक ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों देता है। तो चार्ज की जो डिफिनीशन है वो ये है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच गिव्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। बहुत सिंपल है। तो चार्ज को ज़्यादा घुमाना नहीं है बुक्स में, या कुछ लोग जो है चार्ज की डिफिनीशन अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। सारी चीज़ें सही हैं, किसी तरीके से डिफाइन कर देना चाहिए, सारी चीज़ें अपने जगह पर सही हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। तो यूनिट्स के बारे में आप डिस्कस करते हैं कि चार्ज की यूनिट क्या होती है। तो आप यहाँ पर देखिए, चार्ज की यूनिट SI यूनिट होगा कूलाम। करंट से हम डिफाइन कर लेते हैं, करंट होता है Q/T, यानी चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, और यहाँ से Q बराबर IT हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। तो 1 एम्पियर सेकेंड इक्वल टू 1 कूलाम के बराबर इक्वल होता है 1 एम्पियर मिनट। तो 1 एम्पियर इंटू मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 एम्पियर सेकेंड। 1 एम्पियर आवर, यानी 1 एम्पियर 1 आवर में 60 इंटू 60 इतने सेकेंड होंगे, तो 3600 एम्पियर सेकेंड होगा। इन सीजीएस सिस्टम में इसको देखिए डिवाइड किया गया। सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होगी चार्ज की? एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम होता है, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम, यानी दो सिस्टम बनते हैं सीजीएस सिस्टम में। इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में चार्ज की यूनिट होती है स्टेट कूलाम। क्या होता है? स्टेट कूलाम होता है, या इसको बोलते हैं ESU ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। सही सुना आपने, ESU ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, या फ्रैंकलिन साइंटिस्ट के नाम पर है। इधर देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम में एब्सोल्यूट कूलाम यूनिट होता है, या AB कूलाम भी बोलते हैं, या EMU ऑफ चार्ज। मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। फिर से देखिएगा, EMU ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ये आपका सीजीएस सिस्टम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम में चार्ज की यूनिट है। थोड़ा सा रिलेशन हम देखते हैं वैल्यूज के हिसाब से। तो 1 स्टेट कूलाम इक्वल टू होता है 3.336 10⁻⁻10 कूलाम। 1 AB कूलाम इक्वल टू 10 कूलाम। 1 फैराडे चार्ज इक्वल टू 1 मोल ऑफ फंडामेंटल चार्ज।
जो कि 96500 कूलाम के बराबर होता है। तो जो 1 फैराडे चार्ज होता है, वो फैराडे ने चार्ज पे कुछ वर्किंग किया था, तो उनके अकॉर्डिंग एक यूनिट को रखा गया है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तुमने केवल इंट्रोडक्शन टाइप का बात किया आपसे। ठीक है, तो अगला लेक्चर, वीडियो लेक्चर आप देखिएगा जरूर। ओके, थैंक यू।